Good morning, student. So I hope you have enjoyed your holiday with your good study and various project and work. And so आप लोगों का जो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम है वो बहुत करीब में है. वी हैव ऑलरेडी वन मोर चैप्टर टू कंप्लीट इट. क्लियर. सो अब इस चैप्टर में हम लोग वही पुराने जो चैप्टर थे दैट इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं. प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने डायरेक्ट कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़. क्लियर. So this is the flow chart of the previous. Let's have a quick revision. डिसीज़ क्या है? डिसीज़ एक बॉडी का एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर बॉडी इम्प्रॉपर फंक्शन करता है. ठीक है. अब पहले हमने डेफिनेशन पहले वीडियो में दिया है, उसको आप देख लीजिएगा. Now this disease classified or grouped into the two types, communicable disease and non-communicable disease. So disease which are transmitted from one individual to another. So that's why it is classified in two groups, communicable and non-communicable. So communicable disease means the disease which are transmitted from infected to healthy person. अब वो चाहे बहुत सारे डिफरेंट मोड्स होते हैं. दिस कम्युनिकेबल डिसीज इज इन्वॉल्व द मोड ऑफ डायरेक्ट ट्रांसमिशन एंड इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन. सो ये डायरेक्ट किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से डायरेक्ट कांटेक्ट की वजह से भी डिसीज़ ट्रांसमिट हो जाता है और इनडायरेक्ट तरीके से भी डिसीज़ एक से पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाता है. नाउ द डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन by direct contact of the infected person, droplet infection of any infected person, injuries, animal bites, blood transfusion, and through placenta. So these are the different ways in which disease can transfer from one person or infected person to healthy persons. Clear. जब हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन जो ऑलरेडी डिसीज़्ड है उससे कोई डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहे हैं तो डिसीज़ ट्रांसफ़र हो जाएगा. ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, सपोज़ कीजिए कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन ने स्नीजिंग कफिंग किया और उसकी वजह से जो ड्रॉपलेट मॉलिक्यूल्स हैं वो एयर में डिफ्यूज़ हो गए हैं, उसकी वजह से आसपास के जो हेल्दी और पर्सन है उनमें ये ड्रॉपलेट और ये इस टाइप के जो ड्रॉपलेट हैं वो उनके द्वारा इनहेल कर लिया जाता है और उसकी वजह से उनको भी डिसीज़ ट्रांसफ़र हो जाता है. कुछ इंजरीज़ होते हैं उसके थ्रू भी डिसीज़ ट्रांसफ़र हो जाते हैं एक से दूसरे में. बाइट्स, डॉग, बहुत सारे पेट्स होते हैं जो इनके जिनके काटने से डिसीज़ ट्रांसफ़र हो जाते हैं. ठीक है. तो वो एक टाइप का वो एनिमल से ह्यूमन बीइंग में ट्रांसफ़र होते हैं. ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, कभी कभी ब्लड को गलत तरीके से ट्रांसफ्यूज़ कर दिया गया हो तो उसकी वजह से भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिसीज़ ट्रांसफ़र हो जाता है. प्लेसेंटा के थ्रू भी डिसीज़ ट्रांसफ़र हो जाता है. बट इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन ऑफ डिसीज़ इज़ डन बाय द वैक्टर. एंड वैक्टर क्या होते हैं? वैक्टर इज़ द ऑर्गेनिज्म विच एक्चुअली इन्वॉल्व the transmission of the diseases. क्लियर. अब वैक्टर्स क्या होते हैं? तो डिसीज़ ट्रांसमिटिंग एजेंट, ये एजेंट होते हैं जो कि और जो किसी इन्फेक्टेड पर्सन से वो दूसरे हेल्दी पर्सन को ट्रांसमिट कर देते हैं. Vectors include housefly, mosquitoes, worm, fungi. Actually, worm and fungi is not a vector. Clear. And nematode, these are not a vector. So mosquitoes, fungi,
mosquito, house flies, cockroach. These are the these organisms act as a vectors. It acts as a reservoir for transmitting the diseases, certain types of diseases. Clear? So this is the कम्युनिकेबल डिसीज़, जिसमें हम लोगों ने बैक्टीरियल डिसीज़ पढ़ा था, डिसीज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, डिसीज़ कॉज्ड बाय वायरसेस, डिसीज़ कॉज्ड बाय एनिमल बाइटिंग, ठीक है, जिसमें हमने रेबीज़ वगैरह में डिस्कस किया था, फाइलेरियसिस डिसीज़ पर डिस्कस किया था, वो सारे प्रीवियस वीडियो में आप लोग चेक कर लीजिएगा। नाउ एक कन्फ्यूज़न हमेशा ये रहता है कि व्हाट इज़ द कॉजल एजेंट और वैक्टर्स। वैक्टर ऑलरेडी हमने बताया कि वैक्टर क्या होते हैं, डिसीज़ ट्रांसमिटिंग एजेंट होते हैं। ये डिसीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। लेकिन कॉजल एजेंट क्या होते हैं, कॉजल एजेंट इज़ एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच एक्चुअली इनिशिएट अ डिसीज़। किसी भी डिसीज़ को वो इनिशिएट करते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, जिसकी वजह से वैक्टर उस डिसीज़ को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि विच ऑफ द व्हाट इज़ द कॉजल एजेंट ऑफ फाइलेरियसिस डिसीज़, तो उसका आपको कॉजल एजेंट बताना है कि वो बैक्टीरिया के थ्रू होता है या वायरस के थ्रू होता है या नेमाटोड्स के थ्रू होता है। क्लियर? सो एक्चुअली फाइलेरियसिस डिसीज़ इज कॉज्ड बाय द नेमाटोड्स। क्लियर? जो कि इसके कॉजल एजेंट है वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी एंड मेलाई। तो आप देख लीजिएगा। लेकिन और ये डिसीज़ को ट्रांसफ़र करने के वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हम वैक्टर कहते हैं। दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द वैक्टर एंड डिसीज़ कॉजिंग एजेंट। नाउ हमको डिस्कस करना था नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ विच आर नॉट ट्रांसफ़र टू फ्रॉम infected person to healthy person, that is called non infectious disease और non communicable disease। अब non communicable disease में कौन कौन से disease होते हैं, इसके बेस्ट एग्जांपल्स होते हैं जैसे कि डायबिटीज़ हो गए, एर्थराइटिस हो गए एंड वो कैंसर्स हो गए। दीज आर दी diseases which are not transfer from person to person और एनिमल टू पर्सन, ठीक है। तो ये नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ होते हैं क्योंकि ये ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। सो इस नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ होता कैसे है, एक्चुअली दिस काइंड ऑफ डिसीज़ेज इन्वॉल्व ड्यू टू द माल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी पार्ट्स, ठीक है। इफ़ एनी बॉडी पार्ट इज़ नॉट गोइंग टू प्रॉपर वर्क, that condition is known as a disease, ठीक है। so due to the malfunctioning of the organ of any organ of the body is causing the non communicable disease, ठीक है। तो जब बॉडी का कोई ऑर्गन प्रॉपर काम नहीं करता है तो दैट इज़ द नोन एज डिसीज़। अब इस डिसीज़ में हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, जो कि जैसे कि डायबिटीज़ हो गए हैं, आर्थराइटिस हो गए हैं एंड कैंसर हो गए हैं। डायबिटीज़ हम ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ होता कैसे। हमने बताया कि माल फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गन ऑफ द बॉडी, जब कोई ऑर्गन काम नहीं कर रहा हो, बॉडी पार्ट काम नहीं कर रहा हो, दैट इज़ द कम्युनिकेबल डिसीज। अब माल फंक्शनिंग किस वजह से होती है, हो सकता हो उस ऑर्गन में, उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में एंजाइम प्रॉपर तरीके से काम ना कर रहा हो सकता हो न्यूट्रिशन की कमी हो। एक्चुअली proteins, glucose and other nutrition which are important for the proper functioning of the body part. If nutrition is not proper, means it is not
having a good diet by the organisms, then they are suffer from various diseases. एक्सेस मील की वजह से, माल न्यूट्रिशन की वजह से, एंजाइम की कमी की वजह से ये माल फंक्शनिंग होती है, जिसकी वजह से ऑर्गन या बॉडी पार्ट तरीके से काम नहीं करते हैं. सो दीज आर दी रीज़न बिहाइंड दी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़. नाउ एग्जांपल हम डिस्कस कर लें. डायबिटीज़, अर्थराइटिस, heart diseases, cancer, these are the non-communicable disease which are not transferred from one person to another person. Diabetes is a condition of the high sugar in the blood. क्लियर. सो जब ब्लड में शुगर का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो दैट कंडीशन, दैट काइंड ऑफ डिसीजेज इज़ कैटेगराइज्ड एज अ डायबिटीज़. ठीक है. तो डायबिटीज़ इज़ अ ऑटो इम्यून डिसीज़ एंड इट इज़ ड्यू टू द हार्मोनल इम्बैलेंस. हार्मोनल इम्बैलेंस मतलब इंसुलिन की कमी और इंसुलिन का प्रॉपर काम ना करना, इसकी वजह से डायबिटीज़ होता है. डायबिटीज़ में क्या हम लोग जो भी डाइजेशन करते हैं, उस डाइजेशन की वजह से ग्लूकोज़ रिलीज़ होता है, ग्लूकोज़ बॉडी में होता है, और वो ग्लूकोज़ हमारे ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफ़र होकर के बॉडी के सेल्स में एंटर करते हैं. तो क्या होता है कि जब जब ग्लूकोज़ ब्लड में ही रह जाए, वो सेल तक ना पहुँचे, तो क्या होता है, अल्टीमेटली ब्लड में शुगर का लेवल ज़्यादा हो जाता है. तो दैट कंडीशन इज़ नोन एज अ डायबिटीज़. तो ये क्यों होता है? क्योंकि इंसुलिन प्रॉपर काम नहीं करता है. इंसुलिन क्या है? इंसुलिन इज़ अ हार्मोन्स विच आर एक्चुअली इन्वॉल्व टू कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल. ठीक है. तो whenever insulin does not work properly, so blood sugar level high. This diabetes included in type 1 and type 2 diabetes. टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होते हैं कि इंसुलिन नहीं बन पाते हैं. ठीक है. पैनक्रियाज ठीक तरीके से काम करते हैं. तो क्या होता है कि पैनक्रियाज में अंदर जो बीटा सेल्स होते हैं, जो इंसुलिन बनाते हैं, वो इंसुलिन नहीं बन पाता है बीटा सेल्स के द्वारा. तो इस वजह से ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है. क्यों? क्योंकि इंसुलिन है ही नहीं. इंसुलिन नहीं है तो ब्लड जो ग्लूकोज़ है उसको ब्लड से निकाल करके सेल में एंटर नहीं होता है. दैट इज़ द कंडीशन. टाइप 2 में क्या होता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंट होता है. मीन्स इंसुलिन प्रोड्यूस होता भी है लेकिन वो काम नहीं करता है, प्रॉपर वर्क नहीं करता है. दैट इज़ द कंडीशन ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़. क्लियर. So this is the first non-communicable disease. And now second जो होंगे वो होंगे आर्थराइटिस. आर्थराइटिस क्या होते हैं? आर्थराइटिस इज़ अ डिसीज़ ऑफ जॉइंट इन्फ्लेमेशन. मीन्स जो बॉडी के जॉइंट्स हैं उनमें इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है, उनमें पेन स्टार्ट हो जाता है. दैट कंडीशन इज़ नोन एज अ आर्थराइटिस डिसीज़. अब ये आर्थराइटिस डिसीज़ में जैसे नी के जॉइंट्स हो गए और ये डिफरेंट जॉइंट्स के बीच में पेन स्टार्ट हो जाता है. और ये जो आर्थराइटिस होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. पहला होता है ऑस्टियो आर्थराइटिस एंड दूसरा होता है रिमेटॉइड आर्थराइटिस. ऑस्टियो आर्थराइटिस में क्या होते हैं कि ऑस्टियो आर्थराइटिस में जो बोन्स होते हैं उनके अंदर दर्द स्टार्ट हो जाता है और एक फिर प्रॉब्लम देता है. और रिमेटॉइड आर्थराइटिस में जो फिंगर्स होते हैं, ये जो फिंगर्स होते हैं इन सभी में जॉइंट दर्द स्टार्ट हो जाते हैं. तो और ये क्या होते हैं,
इतने पेन होता है कि इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो इम्प्रॉपर हो जाते हैं. सो ड्यू टू दी रिमोटाइड आर्थराइटिस. सो दिस आर दी सिम्टम्स क्या हैं? जॉइंट्स पेन एंड स्वेलिंग. अल्टीमेटली जॉइंट्स के सराउंडिंग में स्वेलिंग हो जाती है. तो दैट कंडीशन इज नोन एज आर्थराइटिस. आर्थराइटिस में बेसिकली इसके लिए फिजियोथेरेपी दिए जाते हैं, बहुत सारे एक्सरसाइजेस होते हैं. तो दीज आर दी और डिफरेंट दवा भी दिए जाते हैं ताकि इसको ओवरकम किया जा सके. थर्ड जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है दैट इज़ कैंसर. कैंसर क्या है? कैंसर इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ अ सेल ग्रोथ. हमें पता है कि एक सेल डिवाइड करता है और 2 या 4 सेल में नया सेल बनाता है. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सेल प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है, जिसकी वजह से सेल का डिवीज़न जो होता है वो अनस्टॉपेबल होता है. मीन्स वो कंटिन्यू रहता है. डिवीज़न जो होते हैं, डिवीज़न, डिफ्रेंशिएशन, ये कंटिन्यू होते रहते हैं, जिसकी वजह से सेल क्या होते हैं, ओवर ग्रोथ कर जाते हैं. और तो दिस ओवर ग्रोथ ऑफ सेल इज़ नोन एज अ कैंसर. एंड ये होते क्यों हैं? बिकॉज ऑफ द अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न एंड डिफ्रेंशिएशन. क्यों होते हैं? ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न एंड डिफ्रेंशिएशन, जिसकी वजह से नॉर्मल सेल कई बार डिवाइड करता है, कई बार डिवाइड करके अपने ही जैसा सेल और नया सेल और बनाता है. तो अब क्या होगा कि सेल का प्रॉपर जो साइज़ होगा वो बढ़ेगा, ओवर ग्रोथ होगा. तो दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड कैंसर. एंड दिस अब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न क्यों हो जाता है? जब सेल में किसी एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए, प्रोटीन की कमी हो जाए, तो उसकी वजह से सेल सेल अनकंट्रोल्ड डिवाइड करने लगता है और वो ओवर ग्रोथ हो जाता है. तो दिस इज़ द कंडीशन ऑफ द कैंसर. क्या होगा कि जब सेल प्रॉपर सेल डिवीज़न ना हो, मतलब वो अनकंट्रोल्ड अनरेगुलेटेड सेल डिवीज़न होता है, तो कैंसर होता है. और अनरेगुलेटेड सेल डिवीज़न क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स, प्रोटीन्स इनसाइड द सेल, जिसकी वजह से सेल माल फंक्शन हो जाते हैं और वो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न में कन्वर्ट हो जाते हैं. एंड नाउ दिस इज़ द कंडीशन ऑफ कैंसर. बट इनिशियली जब सेल डिवाइड करता है, तो हमने बोला कि सेल क्या होते हैं कि एक सेल है वो डिवाइड करके 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है, या इसको हम कहते हैं माइटोसिस. ठीक है, ये एक प्रॉपर है. और दूसरा कंडीशन सेल डिवीज़न का होता है, एक सेल 4 डिफरेंट सेल में डिवाइड करते हो, तो ये है मियोसिस. ठीक है, तो ये एक नॉर्मल कंट्रोल्ड वे में चलता है. जब ये सेल डिवीज़न इनका अनकंट्रोल्ड डिवीज़न होगा, तो ये क्या करेंगे, और ज़्यादा सेल बनाने लगेंगे. तो ये जो ग्रुप ऑफ दिस सेल्स हैं, मास ऑफ दिस सेल्स जो हैं, दिस इज़ कॉल्ड कैंसर. ठीक है, तो दैट इज़ द कंडीशन ऑफ कैंसर. बट कैंसर का जो इनिशियल स्टेज होता है उसको हम कहते हैं ट्यूमर. ठीक है, ट्यूमर क्या होते हैं? ट्यूमर इज़ द uncontrolled division of a cell which convert into the mass of cells, means overgrowth of cells. ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड ट्यूमर. जब कोई सेल अब ये सेल डिवाइड करेगी, तो जब ये माल फंक्शन सेल है, जब ये इम्प्रॉपर डिवाइड करेगा तो ये एक से ज़्यादा सेल को प्रोड्यूस करेगा. अब ये जो सेल्स हैं इन्हीं को हम क्या कहेंगे? ट्यूमर. ठीक है,
दिस ट्यूमर इज़ द इनिशियल टर्म ऑफ द कैंसर। नाउ अब जो ये ट्यूमर हैं ये दो टाइप के होते हैं। ट्यूमर क्या हो गए? अबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ सेल, जिसमें कोई सेल एबनॉर्मली एक से ज़्यादा मास से, मतलब बहुत ज़्यादा मास में प्रोड्यूस होती हैं, उसको कहते हैं ट्यूमर। ट्यूमर दो तरीके के होते हैं, बिनिंग ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनिंग ट्यूमर में क्या होते हैं? व्हेन अ माल फंक्शनड सेल divide and continuously produce unhealthy cells which are clustered together in a single mass। ठीक है, that is called winning tumor। means कि ये सेल है, this is a small cell which are not function properly and divide continuously divide this after the continuous division there is a lot of cell which are clusters together and enclosed by a membrane। ठीक है, एक मास के थ्रू वो इनक्लोज हो जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बिनिंग ट्यूमर। ठीक है, तो दैट इज़ द बिनिंग ट्यूमर। एंड this benign tumor is not spread to other part of body and it is behave like a normal cell, behave and functions like a normal cells and it is localized in a पार्ट ऑफ बॉडी, किसी एक ही बॉडी में ये लोकलाइज्ड रहता है, ये सर्कुलेट नहीं होता है। ठीक है, दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बिनिंग ट्यूमर। Let's talk about the malignant tumor. Malignant tumor is the cell which are continuously circulated, which are continuously spreading throughout the entire body part। Clear? क्यों होते हैं? क्योंकि these are not localized and these are not capsulated। ये कैप्सुलेटेड बिनिंग में तो था कि ये जो ऑर्गेन सेल्स हैं वो एक ही मास में प्रेजेंट थे, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर में ये लोकलाइज्ड हो जाते हैं, इन कैप्सुलेटेड नहीं होते हैं। कैप्सुलेटेड ना होने की वजह से ये ब्लड के हेल्प से अलग अलग बॉडी पार्ट में मूव करते रहते हैं, तो दैट इज़ नोन एज अ मेटास्टैसिस। मेटास्टैसिस में क्या होता है? कोई ट्यूमर एक जगह से दूसरे जगह मूव कर रहा है, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में मूव कर रहा है, दैट इज़ द नोन एज मेटास्टैसिस। एंड ठीक है, तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बेनिंग एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनिंग ट्यूमर क्या होते हैं? एक ही मास में सेल इनक्लोज्ड रहते हैं, लेकिन मैलिग्नेंट में सेल जो ट्यूमर सेल होते हैं वो इनक्लोज्ड नहीं होते हैं। और बेनिंग ट्यूमर स्प्रेड नहीं होता है, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर बॉडी के अदर पार्ट में ब्लड के सर्कुलेशन की वजह से अलग अलग बॉडी पार्ट में स्प्रेड हो जाता है। ये एक लोकलाइज्ड होते हैं ट्यूमर, बेनिंग ट्यूमर, ये लोकलाइज्ड नहीं होते हैं, मेटास्टैटिस शो करते हैं। So these are the these are the types of tumor and their nature. Now come to the types of cancer। कैंसर जो होते हैं वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग नाम दिया जाता है। सो देयर आर 4 कैटेगरीज ऑफ द कैंसर, और वी कैन से देयर आर 4 ग्रुप ऑफ द कैंसर। पहला है कार्सिनोमास कैंसर, द कैंसर which are originate into the epithelial cell of the body। ठीक है, बॉडी के इंटरनल एपिथेलियल लेयर होता है, अगर इस एपिथेलियल में कोई सेल माल फंक्शनिंग करे और ओवर ग्रोथ करे ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न, वहाँ पर कार्सिनोमास बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तो दैट काइंड ऑफ कैंसर इज़ कॉल्ड कार्सिनोमास। ठीक है, तो अगर डॉक्टर बोलते हैं कि इन्हें कार्सिनोमा हो गया, कैंसर हो गया, तो इसका मतलब है कि इनके एपिथेलियल सेल में कैंसर बनना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब एपिथेलियल सेल लीवर सभी ऑर्गन के में प्रेजेंट होते हैं, आउटर लेयर होते हैं।
सार्कोमास क्या होते हैं? जब कैंसर मेसेनकाइमल सेल्स में बनना स्टार्ट हो जाए, मतलब एपिथेलियल सेल्स के अलावा, एपिथेलियल सेल्स को छोड़ करके नॉन एपिथेलियल सेल्स में कैंसर बनना स्टार्ट हो जाए, तो दैट कैंसर इज़ नोन एज अ कार्सिनोमास कैंसर। ठीक है, विच आर ओरिजिनेटेड, विच आर फाउंड इन द मेसेनकाइमल सेल। ठीक है, ये मेसेनकाइमल सेल ओवर ग्रोथ करते हैं और सार्कोमास उन्हें कहते हैं। नेक्स्ट जो हो जाएंगे वो होंगे हीमोपोएटिक कैंसर। हीमोपोएटिक कैंसर मीन्स कैंसर इन्वॉल्विंग in the blood. So cancer related to the blood, that is called hemopoietic cancer. In hemopoietic cancer there are three kind of cancer, such as lymphomas, leukemias and myeloma. Lymphomas cancer related to the lymphocytes, which are white blood cells. So white blood cells जब ग्रो करने लगे, ओवर ग्रोथ हो, तो दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड लिम्फोसाइट। ठीक है, लिम्फ नोड में ये कैंसर प्रेजेंट होते हैं। ल्यूकीमिया क्या होते हैं? इट इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर और हेमोपोएटिक कैंसर इन विच it affect the bone marrow, and we all know that bone marrow is a storehouse, is a manufacturing house of the blood, which are white blood cells, red blood cells, platelets. These are the blood cells which are produced in the inside the bone marrow. So ल्यूकीमियाज क्या होते हैं? बोन मैरो को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से WBCs बहुत ज़्यादा बनने लगते हैं, और एज़ कम्पेयर टू रेड ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स. सो these are the ल्यूकीमियाज. सो लिम्फोमाज और ल्यूकीमियाज में क्या होते हैं? WBCs बहुत ज़्यादा बनने लगते हैं, WBCs में अफेक्ट करने लगते हैं, और वो एक कैंसर्स के रूप में जाने जाते हैं. Myelomas cancer, which are also a blood cancer, which are occur in the plasma cell of blood. ठीक है, तो that is the three different sub classes of the blood cancer. ठीक है, now what is the causes, what is the factors which involve in the cancer, which enhance the cancer? Actually the cancer caused by the carcinogens. Carcinogens क्या होते हैं? Agents, any agents which causing the cancer, which initiate the cancer, that is known carcinogens. ठीक है, these carcinogens classified into 3 groups. ठीक है, कार्सिनोजेंस क्या हैं? एजेंट्स दैट इनिशिएट और प्रमोट ट्यूमर फॉर्मेशन कॉल्ड कार्सिनोजेंस. ये सेल्स के जीन्स से भी रिलेटेड होते हैं. जब किस जीन्स में म्यूटेशन होने लगते हैं, उस म्यूटेशन की वजह से भी कैंसर्स होने लगते हैं. तो हम डिस्कस कर रहे हैं कार्सिनोजेंस को 3 ग्रुप में क्लासिफाइड किया है. फिजिकल कार्सिनोजेंस या फिजिकल एजेंट्स, केमिकल एजेंट्स और बायोलॉजिकल एजेंट्स. फिजिकल एजेंट्स इन्वॉल्व द रेडिएशन. ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, गामा रेडिएशन, विच आर वेरी हार्मफुल टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन बीइंग. So this radiation causes the cancer. Actually UV radiation is most prominent agent for the causing the cancer disease. UV radiation में UVA, UVB, B and C. So B and C is most prominent to cause the skin cancer to the human being. Also gamma rays is also involved in causing the causes the cancer. So these are the physical carcinogens. Next, chemical carcinogens. Chemical means any organism producing chemicals. These chemicals causing the cancer, which initiate the cancer formation.
So these chemicals are aflatoxins, arsenic, asbestos, vinyl chloride, cadmium, chromium. These are the uh, different chemicals which are actually involved with the initiation of the cancer. Clear? Aflatoxin, it is the type of toxin which are produced, which are released by the fungi, जिसमें एस्परजिलस फ्लावर, ये फंजाई हैं जिसकी वजह से एफ्लाटॉक्सिन एयर में डिफ्यूज़ होते हैं, और इन सभी केमिकल के डिफ्यूज़न की वजह से जब इन्हेलेशन के थ्रू ये केमिकल बॉडी में इंटर करते हैं और जिसकी ओवर कॉन्सेंट्रेशन से बॉडी में डिफरेंट सेल को अफेक्ट करते हैं और वो सेल अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न शो करते हैं, जिसकी वजह से कैंसर ट्यूमर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट जो होते हैं वो बायोलॉजिकल एजेंट, मीन्स व्हेनेवर कैंसर promoted by the organism, microorganism such as viruses. Viruses is a biological agent to causing or to promote the cancer, that is called oncovirus. So oncoviruses में हम oncovirus को करते हैं. Oncovirus is the virus which causing the cancer. So these are the three different carcinogens or three different causal agent of the cancer. Clear? Now कैंसर को हम रिमूव भी कर सकते हैं, कैंसर को ओवरकम कर सकते हैं. सो व्हाट इज़ द मेडिकल डायग्नोसिस टू क्योर द कैंसर. इसमें बहुत सारे थेरेपीज़ दिए जाते हैं. इम्यूनोथेरेपी होते हैं एंड रेडियोथेरेपी होते हैं, देन और बहुत सारे अलग हैं. लेट मी सी इन योर बुक. सो हमने क्या बोला कि कैंसर जो होते हैं वो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जिकल रिमूवल, ठीक है, और बहुत सारे दवा भी दिए जाते हैं. तो जो थेरेपीज़ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स फॉर ओवरकम द कैंसर. क्लियर? और दीज आर दी. नाउ डिटेक्ट कैसे करते हैं किसी कैंसर को? डिटेक्ट करने का सिटी स्कैन हो गया, MRI हो गया. दीज आर दी इंस्ट्रूमेंटल सेटअप विच आर यूज्ड टू डायग्नोज अ कैंसर डिसीज. क्लियर? एंड दीज आर दी ट्रीटमेंट, सर्जिकल रिमूवल एंड थेरेपीज़, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ठीक है, जिसके अंदर हम एक्सरेज का यूज़ करके इसको रिमूव कर सकते हैं. एंड exercises, most important tools for cure any kind of diseases. These are the important non-communicable diseases. Let's talk about the pathogens. बिना पैथोजेंस के डिसीज़ तो होगा ही नहीं. अब ये पैथोजन क्या है? पैथोजन इज़ द एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल organism which are enters into the body via the air हो गया, और via the ingestion of any other organism due to the unhygiene condition. ठीक है, तो पैथोजन एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि पैथोजन और कॉजिंग एजेंट की तरह काम करने लगते हैं. ठीक है, तो इसी पैथोजन की वजह से डिफरेंट टाइप्स के डिसीज़ेस होते हैं. अब पैथोजेंस में बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरसेस होते हैं, निमेटोड्स हो सकते हैं, फंजाई हो जाते हैं. दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर्ड एज अ पैथोजन. क्लियर? सो पैथोजन क्या है? डिसीज़ कॉजिंग organism which are actually causes the diseases, different kinds of diseases, and these organism are bacteria. It may be bacteria, it may be viruses, it may be nematodes or protozoans and fungi. These living organism known as a pathogen. पैथोजन को सबसे पहले साइंटिस्ट थे, 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने
पैथोजन पर वर्क किया कि कैसे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म डिसीज़ की एबिलिटी रखता हो, ठीक है। तो इसके लिए जो साइंटिस्ट थे दैट इज़ जैकब हेनले which is a German pathologist working on the different kinds of pathogen and their pathogenicity। इन्होंने ये बताया कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं जो कि डिसीज़ को एनिमल्स और अदर ह्यूमन बीइंग में डिसीज़ कॉज करते हैं, ठीक है। इन्होंने एक थ्योरी दी है जिसे हम कहते हैं जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज़, कि कोई भी डिसीज़ बिना किसी पैथोजन के हो ही नहीं सकता। क्लियर? सो दिस पैथोजन is the living organism act as a pathogen which causing a different kinds of diseases, ठीक है। Next, and this Jacob Hanley work on the study on the microorganism which actually involve in the disease causing। नेक्स्ट जो अलग साइंटिस्ट थे जो जैकब हेनले के स्टूडेंट थे दैट इज़ रॉबर्ट कोच। ही actually work on the germ theory of diseases produced by the Jacob Henle on the basis of experimentation। रॉबर्ट कोच ने एक्सपेरिमेंटल वर्क के आधार पर जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज़ को डिफ़ाइन किया कि ये होता क्या है, ठीक है। तो रॉबर्ट कोच ने एक्सपेरिमेंट किया दिस germ theory of diseases। This experiment I was also work on the germ theory of diseases by the रॉबर्ट कोच। उन्होंने जो जर्म थ्योरी डिसीज़ दिया था उन्होंने क्या किया, एक्चुअली क्या किया कि उन्होंने पैथोजन को कल्चरिंग करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। किसी अनहेल्दी पार्ट को कल्चर में रखा और कल्चरिंग की वजह से उन्होंने ऑर्गेनिज़म को स्टडी किया और उन्होंने देखा कि ये जो ऑर्गेनिज़म हैं ये इनके अंदर कैपेसिटी है कि ये डिसीज़ किसी भी अदर ऑर्गेनिज़म में डिसीज़ बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी को जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज़ कहते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि ऑर्गेनिज़म फाउंड इन द एनिमल्स दैट हैव डिसीज़ दे हैव कैपेबिलिटी टू कॉजिंग डिसीज़ इन हेल्दी इंडिविजुअल, ठीक है। किसी हेल्दी इंडिविजुअल में डिसीज़ देने की जो कैपेबिलिटी है उसको उन्होंने पैथोजन का नाम दिया, ठीक है। और दूसरा इन्होंने क्या किया कि उस अनहेल्दी ऑर्गेनिज़म से पैथोजन को आइसोलेट करके कल्चरिंग करना स्टार्ट कर दिया गया। उनको आइसोलेट किया, फिर प्योर कल्चर दिया। प्योर कल्चरिंग से उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि हर एक डिसीज़ डिफरेंट काइंड्स के पैथोजन से होता है, ठीक है। डिफरेंट डिसीज़ेस डिफरेंट पैथोजन की वजह से होता है। तो और ये एक इंसान से एक ऑर्गेनिज़म से दूसरे ऑर्गेनिज़म में ट्रांसफ़र हो जाते हैं जो कि डिसीज़ कॉज करते हैं, ठीक है। तो दीज आर दी जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज़। इस जर्म थ्योरी डिसीज़ को रॉबर्ट कोच ने इसको डिफ़ाइन किया है कोच पोस्टुलेट। सो दिस जर्म थ्योरी ऑफ डिसीजेज is modified into the Koch postulates by the experimentation through Robert Koch। अगर कोई पूछे कि कोच पोस्टुलेट किसके ज़रिए दिया गया तो दैट इज़ रॉबर्ट कोच। एंड दिस कोच पोस्टुलेट एक्चुअली डील्स विद द जर्म थ्योरी ऑफ डिसीजेज इन विच डिसीजेज causing by the different pathogens। Clear? And this Koch postulate involving the isolation, culturing and pure culturing of the any organism, microorganism which have ability to cause disease।
मेरी बात समझ में आई? क्या हुआ कि कोच ने क्या किया कि किसी डिसीज्ड आइटम से, किसी डिसीज पर्सन से पैथोजन को आइसोलेट किया, पैथोजन को निकाला और उसको लेबोरेटरी में इस पैथोजन को प्योर कल्चरिंग के थ्रू इसको और ज़्यादा प्योर कल्चरिंग के थ्रू पैथोजन को आइडेंटिफाई किया कि डिफरेंट डिसीज़ डिफरेंट पैथोजन की वजह से होता है। तो दिस इज़ द कोच पोस्टुलेट। सो पैथोजन क्या है? पैथोजन इज़ द रिजर्वायर ऑफ एनी डिसीजेज, एनी इन्फेक्शन। क्लियर? दीज डिसीजेज कैन बी ट्रांसफ़र और नॉट ट्रांसफरेबल। ठीक है, तो विच द डिसीजेज विच आर ट्रांसफ़र फ्रॉम इन्फेक्टेड टू हेल्दी पर्सन इज़ कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेज, एंड जो कि हमने पहले ही पढ़ लिया है। और डिसीजेज विच आर नॉट ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दैट इज़ नोन